हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, उसके पार्ट ए के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करी थी और साथ में हमने समझा था कि हमारे पास तीन तरह की रेडिएशंस होती हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअली में एक डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जैसा होता है। वो वैसा एटम नहीं होता। एक बात आप प्लीज समझो ध्यान से बेटा कि चाहे आपका अल्फा पार्टिकल है, चाहे आपका बीटा पार्टिकल है, चाहे आपका गामा पार्टिकल है, ये जितने भी रेडिएशंस या पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस में से होते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन उनकी जो रिजेंबलेंस है वो किसी पर्टिकुलर एटम के आयन से करती है। उनमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारा डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जैसा है, वो है नहीं है। मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। देखिए क्या है कि बेटा पहले मैं आपको ना इसका वो जो क्या कहते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका एटम है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए, ये है बेटा इसका हीलियम एटम। अब पता क्या बात है, देखो क्या है कि मेरे पास कोई भी हीलियम एटम है ना, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। ठीक है। इसलिए बेटा उसके जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं आपके। अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर मैं इनके आउटर मोस्ट शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर मैं बाहर निकाल दूं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इनमें से निकाल दूं, तो जो मेरे पास आयन बचेगा ना, उसी को हम कहते हैं एज अ अल्फा पार्टिकल। मतलब वो बिहेव करेगा एग्जैक्टली लाइक अ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। एक डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम बिल्कुल वैसे बिहेव करता है, मास वाइज, चार्ज वाइज, बिहेवियर वाइज, जैसे कि हमारा एक अल्फा पार्टिकल करता है। आई होप आपको बेटा ये वाली पार्ट समझ में आ गया होगा। गुड। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो मास होता है ना वो रफली 4 टाइम्स होता है द मास ऑफ अ प्रोटॉन। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि किसी भी हीलियम एटम की बात करोगे तो वो 2 एंड 4 होता है। तो इसका मास नंबर 4 मतलब 4 टाइम्स इसका मास है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन ना एक्चुअली 1h1 होता है, तो इससे कंपैरिजन करोगे तो ये 1 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिकली इसका मास 4 गुना हो जाएगा। इसका चार्ज 1 है, ये 2 है, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इस चीज को कहा जाता है। बेटा इसलिए यहां पे क्या कहा है कि हमारा जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो हमारे प्रोटॉन के 4 गुना है। ठीक है। इसलिए मास क्या हो जाता है, अच्छा, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये बेटा इसका मास होता है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻27। उसी तरह अगर मैं किसी प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात करूं बेटा, तो उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन इसका डबल होने की वजह से बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है बेटा 16 का जो ट्वाइस होता है वो 3.2 होता है। तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आपके पास आ जाएगा। ठीक है। बाकी बात रह गई बेटा स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिवाइड बाय मास। तो चार्ज बेटा आपके पास ये है, मास आपके पास ये है, ये नहीं इंटू, अगर आप इसको 4 कर देंगे तो ये जो आएगा आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6.6 से 10⁻27 kg। जब आप इनको डिवाइड करेंगे बेटा आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। एंड बेटा बेसिकली ये क्या है, ये इसी को स्पेसिफिक चार्ज हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, ये कहता है कि इसका जो स्पीड है वो हमारा 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है। बट आपको मैं एक ही बात ये भी बता दूं बेटा कि हर अल्फा पार्टिकल की एग्जैक्टली ये नहीं होती है। ठीक है। एक ही एटम से निकले हुए 2 अल्फा पार्टिकल की डिफरेंट स्पीड हो सकती है, ये बात याद रखना। ठीक है। तो सभी की सेम स्पीड नहीं होती। इवन हर एक अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है। डिफरेंट वैरायटी होती है बेटा इनके अंदर भी। क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि इनकी जो एनर्जी का जो रेंज है वो बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत, मतलब जो भी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी ना वो उनके रेंज के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ज्यादा लंबी कोई रेंज नहीं है। ठीक है। ज्यादा वैरायटी नहीं है, बट यस वैरायटी होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की।
कहता है कि एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयनाइजेस द गैस थ्रू विच इट पासिस। तो बेटा सबसे पहले बात, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मान लो मेरे पास एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर वो जाके किसी एटम से टकराता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो बाहर की तरफ निकाल देता है। इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन कहा जाता है, राइट। सो क्या है ना कि इसका एक तो मास जो है वो हैवी होने की वजह से ना, जब भी किसी एटम से टकराता है तो इसकी मतलब जो कोलिजन रेट है वो ज्यादा है, मतलब क्या, ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकता है। इसीलिए इसकी जो आयनाइजिंग पावर है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा ये कहता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो रैपिडली डिसिपेट करता है अपनी एनर्जी को। मतलब ये कि बेटा कि जैसे जैसे ये मूव करता है ना, इसमें से काफी इसकी जो एनर्जी है वो बाहर जो डिसिपेट होती रहती है, और इतनी जल्दी होती है कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर भी नहीं पाता। मतलब इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत ही कम है। हवा के अंदर ही ये कितना मूव कर सकता है, अगर आपको यहां पे देखो लिखा हुआ है कि हवा के अंदर भी अगर आप देखते हो तो 3 to 8 सेंटीमीटर तक ही ये ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी इसका जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहे तो एक थिन कार्ड शीट की हेल्प से या एक थिक पेपर से भी अगर आप चाहे तो इसको रोक सकते हो। तो आप समझ सकते हो बेटा कि कितना मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी ये रेडिएट आउट करता होगा कि थोड़ा डिस्टेंस जाके ही ये आपका रुक जाता है। बाकी अगर मैं बात करता हूं बेटा कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल क्या है, तो ऑफ कोर्स बेटा मैं आपको बता देता हूं, इन तीनों में से जो अल्फा पार्टिकल है ना उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है सबसे कम होती है। एंड इन कंपैरिजन विद द बीटा पार्टिकल तो 10⁻⁻2 टाइम्स, मतलब 1/100th टाइम होता है एज कंपेयर टू द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल, एंड 1/10,000 टाइम एज कंपेयर टू द गामा पार्टिकल। तो मेरे कहने का मतलब कि सबसे जो ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा पार्टिकल की ही होती है। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आता है कि अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाऊंगा तो 100% बेटा आपको पता ही है इसके बारे में कि अगर उसमें से मैं पास करूंगा तो क्या होगा, ये आपका अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। और हाँ, एक बात और, अल्फा पार्टिकल जो है ना बीटा पार्टिकल के कंपैरेटिवली लेस डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका रीजन दिया था आपको उस वीडियो में भी कि अल्फा पार्टिकल का मास जो है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए ये कम डिफ्लेक्ट करता है अपने पास से, और बीटा पार्टिकल बेटा ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है अपने पास से। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अल्फा पार्टिकल है ना वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब तो सिंपल सिंपल चीजें रह गई हैं कि अगर किसी फ्लोरोसेंस मटेरियल के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा बेटा कि वहां पर जो फ्लोरोसेंस है वो क्रिएट करेगा, चमक वहां पे दिखाई देगी, जहां जहां टकराएगा वहां पे चमक होगी, राइट। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूं किनेटिक एंड मोमेंटम की, तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होने की वजह से बेटा इससे किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसम्यूटेशन के अंदर। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है बेटा कि एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को ना किसी की जो न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस, उससे बम्बार्ड करते हैं। इससे क्या होता है कि उसके जो एलिमेंट्स है, जो वो एटम है ना बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी अनदर एलिमेंट के अंदर। इसी को ही हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्योंकि ऑब्वियस है बेटा काफी एनर्जी रेडिएट आउट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो जब ये लिविंग सेल के साथ जाके टकराता है तो काफी लिविंग सेल्स को ये डैमेज कर देता है। तो इसका अपना एक बायोलॉजिकल डैमेज भी है, ये कॉज करता है बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, एंड लास्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि अल्फा पार्टिकल जो है इट गेट्स स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉइल। अगर आपको याद हो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो हम उसमें कौन सा पार्टिकल यूज करते थे, अल्फा पार्टिकल ही यूज करते थे। और हम क्या कहते थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल आपके सीधे चले गए, कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आपके 180 से टर्न हो गए। तो ये जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल की, ये टेक प्लेस करती है जब हम किसी माइका फॉइल या गोल्ड फॉइल के थ्रू इसको पास करते हैं। तो ये है बेटा आपके अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज है ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, अब हमने स्टडी करना है प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो चलिए जल्दी से अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स है आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस, एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर जो न्यूक्लियस है वो तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसमें से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसे बाहर आ सकता है।
तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूं। एक्चुअली बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, हमने क्या पढ़ा था कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए इन दोनों का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब मेरे पास बेटा क्या है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा 0 एंड 1। बेटा ये आपका ना एक्चुअली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है जो कि 1 एंड 1 है, विद एन एमिशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस 1 0 होता है जो कि बैलेंस हो रहा है, और 1 प्लस 0 1 होता है जो कि बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए मतलब मेन बात क्या है, मेन बात सिर्फ इतनी है कि जब आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब उसके साथ बेटा एमिट करता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी तरीके से और इसी वजह से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बावजूद एक बात मैंने आपके साथ और डिस्कस करनी है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास तो ओबे हो गया, बट बेटा उसके अलावा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं। तो बेटा इन सबको भी ओबे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं लॉस को ओबे करने के लिए इस बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल बेटा एमिट आउट होता है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, जिसका चार्ज 0 होता है, जिसका नाम है बेटा हमारे पास दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, इसके बारे में मैं आपको और आगे जाकर समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिएक्शन अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, इससे मेरे लॉज भी सारे बेटा ओबे हो जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी, कंजर्वेशन ऑफ मास भी, एवरीथिंग। हाँ, तो आई थिंक अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से और किस वजह से आपका कोई भी बीटा पार्टिकल जो एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, जैसे मैंने कहा कि इसका जो रेस्ट मास है वो तो ऑब्वियस है बेटा 9.1 10 टू द पावर -31 है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है इसका। चार्ज इसका -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और साथ ही साथ बेटा अगर मैं चार्ज टू मास रेशियो देखूं तो 1.76 इन 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है। तो ये तो बेटा छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात बेटा ये आता है कि ऑल दो जो बीटा पार्टिकल है और जो कैथोड रेज है वो दोनों ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उनकी जो ओरिजिन है मतलब जहां से वो आते हैं वो डिफरेंट है। देखिए जहां तक कैथोड रे की बात करते हैं उसमें किसी एटम के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जहां तक बात करते हैं हम अपने बीटा पार्टिकल्स की तो वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आता है। तो मतलब उन दोनों की जो एग्जिस्टेंस है, उन दोनों की जो ओरिजिन है वो हमारा डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। फिर बेटा हमारे पास आता है कि इसका स्पीड बेटा लगभग आपका 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, बट ऑलवेज लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 8 जो कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। हाँ, इन बीटा पार्टिकल्स के बेटा क्या कहते हैं, जो स्पीड की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है बेटा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा, उन अल्फा पार्टिकल अगर एक ही न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबका स्पीड एक जैसा होगा, वैसे बेटा बीटा पार्टिकल के हर एक पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होगी ये जरूरी नहीं होता है। फिर आता है बेटा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जिंग पावर कम होती है। बेटा एक बात ना आप प्लीज समझने की कोशिश करो, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो एटम्स है उनसे टकरा के उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। इस वजह से उनकी जो एनर्जिंग पावर होती है वो कम होती है, बीटा पार्टिकल का मास कम होता है। ठीक है, तो इन सभी वजहों की वजह से बीटा पार्टिकल की जो एनर्जिंग पावर है वो कम है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, बट ऑफ कोर्स गामा रेडिएशन से तो ज्यादा ही होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग पावर। ऑफ कोर्स जो अल्फा पार्टिकल है बेटा अपने में से एनर्जी को डिसिपेट करता है, बीटा भी करता है, बट एज कंपेयर टू अल्फा बहुत कम करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। अगर आपने देखा होगा वो सेंटीमीटर्स में ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता था एयर के अंदर, बट बीटा पार्टिकल यहाँ पे आपको देखो दिया भी हुआ है कि लगभग लगभग आपका 5 मीटर एयर में ट्रेवल कर पाता है। इवन 5 mm थिक एल्यूमिनियम शीट लगाने के बाद ही आप जाके उसको रोक भी सकते हो। तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा ज्यादा होती है, बट बीटा से तो कम ही है।
फिर अगर मैं बात करता हूं बेटा कि ऑफ कोर्स बीटा क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फा पार्टिकल लेस डिफ्लेक्ट होता है, बीटा पार्टिकल मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है अपने पास से। और उसका रीजन सिर्फ यही है बेटा कि हमारा जो बीटा पार्टिकल है उसका मास कम है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हाँ, चार्ज डिफरेंट होने की वजह से अगर पॉजिटिव अगर लेफ्ट जा रहा है तो जो बीटा है वो राइट जाएगा, ऑब्वियस है डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बट ज्यादा डिफ्लेक्शन कम डिफ्लेक्शन के मास की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, जो अल्फा भी करता था आपका, ठीक है। उसी तरह ये फ्लोरोसेंस मटेरियल जो है उस पर स्ट्राइक करके बेटा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक हैवी मेटल है जैसे कि टंगस्टन मैंने लिया हुआ है, और एक बीटा पार्टिकल को अगर रोकने के लिए अगर मैं उस हैवी मेटल का इस्तेमाल करूंगा तो जैसे जैसे वो रुकेगा बेटा वैसे वैसे उसमें से एनर्जी रेडिएट आउट होती रहेगी, बट वो जो एनर्जी रेडिएट आउट होती है वो एक्सरेज की फॉर्म में रेडिएट आउट होती है। तो आपको एक बात बेटी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में किसी बीटा पार्टिकल को अगर मैं एक हैवी मेटल से रोकता हूं तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है द बीटा पार्टिकल्स कोज मोर बायोलॉजिकल डैमेज। ऑब्वियस है बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज देगा, और बीटा की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा, बट ऑफ कोर्स कम देगा एज कंपेयर टू गामा, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है बेटा द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहली बात यह बेटा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि एक्सरेज है, जैसे कि लाइट है, बट ऑफ कोर्स ये एक्सरे और लाइट से डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। मतलब ये कि क्या जो गामा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं, तो लाइट भी और एक्सरे भी नहीं करता। दूसरी बात ये कि क्या मेरा जो लाइट और एक्सरे का स्पीड सेम है, 3 × 10⁸? तो आंसर है बिल्कुल यस, दोनों को सेम होती है। बट जो गामा पार्टिकल है उसका भी 3 × 10⁸ होती है। तो फर्क कहां है? फर्क है उनके वेवलेंथ का। जो लाइट है ना बेटा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। उससे मतलब जो कम वेवलेंथ है वो एक्सरे की होती है, उस सबसे कम जो होती है वो गामा रेडिएशन की होती है। और सबसे कम वेवलेंथ होने की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है। हमेशा याद रखना बेटा कि प्लैंक्स का एक फॉर्मूला था, जैसे E इज इक्वल टू दैट इज एच न्यू, जिसमें ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, बेसिकली कांस्टेंट है। अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेन बात समझाना चाहता था कि जिस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बेटा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी, जिस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या है? ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। और तेज मूव करने की वजह से, क्योंकि ये कम एटम के साथ टकरा के उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है, इसलिए उनकी आयनाइजिंग पावर भी क्या होती है बेटा? कम होती है। चलिए आगे इसके बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जैसी ही होती है आपकी। आयनाइजिंग पावर बहुत कम है, सबसे कम इसी की होती है, कहने का मतलब ये है। तो सबसे ज्यादा किसकी? अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। और आपसे ना पेपर में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी, सबसे कम किसकी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बेटा आता है पेनिट्रेटिंग पावर। ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको कहा कि गामा रेडिएशन का जो पेनिट्रेटिंग पावर है बेटा वो आपका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर? आगे, लाइक एक्सरे एंड लाइट, जो गामा रेडिएशन है बेटा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होता है ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिस तरह एक्सरे आपके डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं बेटा बायोक्रिस्टल, वैसे ही गामा रेडिएशन भी डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास, जैसे मैं आपको बार बार ये वाली बात कहता हूं कि जो एक्सरे होता है बेटा उसकी ओरिजिनेशन, मतलब कि कहां से ओरिजिनेट वो होता है, तो एक्सरे को मतलब ओरिजिनेट करने के लिए एक एटम के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। जहां तक बात करते हैं हम गामा रेडिएशन की, तो वो एक न्यूक्लियस से इवॉल्व होता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि उनकी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। तो ये बात बेटा हमेशा आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मेरे ह्यूमन बॉडी के आर पार जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है उसके थ्रू जा सकता है। तो इसलिए ये बायोलॉजिकल जो डैमेजेस है ना बहुत ज्यादा देता है। इवन इसी की यही खूबी है जिसकी वजह से बेटा इसका इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। तो बेटा जैसे कहते हैं ना, कहीं नुकसान भी है तो फायदा भी है, तो बस ये वही चीज है आपके लिए, ठीक है। आई होप बेटा ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। गुड।
अब मुझे डिस्कस करना बेटा आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। देखिए आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको काफी प्रॉपर्टीज तो याद भी होंगी। एक बात याद रखना बेटा, इन सब के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि तीनों में से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, तीनों में से ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसका है, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इन तीनों के बीच में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। कॉमन थी ना, जैसे फ्लोरोसेंस वाली प्रॉपर्टी हमारी कॉमन थी, फोटोग्राफिक प्लेट वाली कॉमन प्रॉपर्टी थी इनके अंदर, राइट। तो इस तरह से तो किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, तो इस तरह से, राइट। तो इस नोट में भी बेटा यही लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल वो है बेटा जिसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और आउट ऑफ दीज 3 जो मेरे पास गामा पार्टिकल है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा गामा और ये जो इंपॉर्टेंट नोट है बेटा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज है और इनमें से किसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी कम पेनिट्रेटिंग पावर है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ कोर्स मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे जब अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो न्यूक्लियस में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।